अस्सलाम वालेकुम। हम ना विद ENG 201 आज का लेसन है आप लोगों का लेसन नंबर 6 डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स और पार्ट 2 है इसका, क्योंकि लेसन 5 में भी आपने डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स ही पढ़ा है। आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करना है कि आप किस सिलसिले में अपनी जो है एक रिटन कम्युनिकेशन लिख रहे हैं या किस के लिए अपनी एक ख़त, मेमो, लेटर, एप्लीकेशन जो भी लिखना चाह रहे हैं वो क्यों लिख रहे हैं, और रीडर ने आपका वो लेटर उसमें से कौन सी ऐसी ख़ास बात है जो उसने रीड करनी है, पढ़नी है और समझनी है। आइडेंटिफाई द टास्क यू विल हेल्प योर रीडर्स परफॉर्म वाइल दे रीड। वही बात आपकी फर्स्ट लाइन पे लिखी हुई है कि आपने आइडेंटिफाई करना है वो टास्क जो रीडर ने आपकी लिखी हुई चीज़ में से पढ़ना है। अब कहते हैं व्हेन यू आइडेंटिफाई द टास्क, जब आप लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपना पर्पस, अपना टास्क, जो चीज़ आप लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, किस मकसद के लिख रहे हैं, यू आर डिस्क्राइबिंग द एनेबलिंग एलिमेंट ऑफ पर्पस। तो आप लोग क्या कर रहे होते हैं, आप अपना मकसद बयान कर रहे होते हैं उस लेटर, उस मेमो एप्लीकेशन के थ्रू कि हम इस वजह से ये लेटर आपको लिख रहे हैं, आपने वो रीड करना है और उसका आंसर हमारे अल्टीमेट आंसर में ही देना है जिसके मकसद के लिए हम लोगों ने वो चीज़ लिखी है। ऑल टास्क आर सेम फॉर ऑल द रीडर्स। जितना भी टास्क आपने एक लेटर लिखा है, लेटर आपने जॉब हासिल करने के लिए लिखा है, तो वो जिसको लेटर लिखा है उसके लिए वो सेम पर्पज़ ही रखेगा। उसने रीड करना है, आपकी सारी क्वालिफ़िकेशन देखनी है, आपका एक्सपीरियंस देखना है और आपको सजेस्ट कर देना है कि आप इस जॉब के लिए क्वालिफाई हैं या नहीं है। रीडर्स परफॉर्म टास्क ऑफ लोकेटिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन इन मैनी वेज। अब जो रीडर होते हैं वो आपके जो लेटर है उसको लोकेट भी करते हैं, उसको पढ़ते भी हैं, अंडरस्टैंड भी करते हैं और इंफॉर्मेशन जो आपने लिखी होती है उसको बहुत सारे डिफरेंट वेज से देखते हैं, जांचते हैं, परखते हैं और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, और सिचुएशन के थ्रू आपको, अगर जॉब एप्लीकेशन लिखी है आपने तो उस सिचुएशन के मद्देनज़र, सिचुएशन को देखते हुए वो आपको जॉब ऑफ़र करेंगे। अच्छा, वो कह रहे हैं एज डिस्कस अर्लियर, पहले भी आपने डिस्कस किया था लेसन नंबर 5 में, वो क्या था, नॉट ओनली डू रीडर्स वेरी बट डिफरेंट रीडर्स टास्क आर हेल्प बाय डिफरेंट राइटिंग स्ट्रेटजीज़। आपके रीडर्स जो हैं वो वेरी नहीं करते, इसके साथ साथ जो चीज़ आपने लिखी है टास्क में उसकी स्ट्रेटजीज़ भी बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं। अब अगर तो आप बहुत ज़्यादा मैसी लेटर लिख रहे हो और लेटर में आपने उसको उनको ये लिखना है कि मुझे जॉब चाहिए। अब जॉब चाहिए वर्ड जो यूज़ करना है आपने, मेन वर्ड है वो आप नीचे बॉटम पे लिखो और टॉप पे आप सारी वो कहते होते हैं ना फालतू बातें लिख दें, तो क्या होगा, रीडर हमारे जैसे ही होते हैं, जैसे हम लोग हैं, एक लाइन 2 लाइन पढ़ी नहीं और हम लोगों को नींद आ जाती है बच्चों को, वही उनका भी हाल है कि उन्होंने 2 लाइन पढ़नी है, अच्छा ये सारी फजूल बातें हैं, जो मेन बात है वो नीचे है वो उसने पढ़नी नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपके लेटर पर अच्छा इफेक्ट नहीं होगा, आपको शायद, अगर आप कैपेबल हैं जॉब के लिए तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने स्टार्ट में ही जो जहान की फजूल बातें हैं वो लिख दी हैं। ये मैंने क्रॉस किए हैं, आप लोग इसको एक दफ़ा रीड कर लेना, इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। उन्होंने एग्जांपल दी है आयशा की कि वो इंजीनियर है स्टील मिल में और काम कर रही है एज एन इंजीनियर, और उसको 2 पैटर्न दिए हुए हैं, एक उन्होंने डिवाइडेड पैटर्न दिया और एक अल्टरनेटिव पैटर्न। दोनों का मकसद एक ही है, पढ़ के देख लीजिएगा, फर्नेस ए कॉस्ट या कॉस्ट फर्नेस है, तो दोनों बात एक ही है, लेकिन लिखने का पैटर्न जो है वो चेंज हो गया। उससे आपको समझाना ये चाह रहे हैं इस पूरे पैराग्राफ में जो मैंने डिलीट किया है, आपकी राइटिंग का बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है रीडर की रीडिंग करने में। जब आपकी राइटिंग बहुत क्लियरली सारी चीज़ें आपकी अलग-अलग मेंशन होंगी आपके लेटर पे, तो जो रीडर होगा, पढ़ने वाला होगा, उसको आपका लेटर पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं होगी, आपकी सारी बात समझ आ जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा मैसी लिखोगे, फजूल चीज़ें लिखोगे, तो रीडर ने आपका लेटर देखते ही कह देना कि इसको साइड पे कर दो, ये मैंने नहीं पढ़ना, चाहे आप कैपेबल हो उस चीज़ के लिए या नहीं हो। अच्छा जी, आपको ये वाला चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है, टू मेक योर राइटिंग रीडर एंड सेंटर्ड। अगर आप अपनी जो चीज़ लिख रहे हो रीडर का सेंटर बनाना है अपनी लेटर पे या एप्लीकेशन पे, तो आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस योर रीडर विल आस्क।
आपने वो सारे क्वेश्चंस का आंसर खुद मेंशन करना है अपनी एप्लीकेशन, अपनी लेटर में, जो वो पूछना चाह रहा होगा आपके लेटर को पढ़ते हुए। आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजी टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। आपने वो स्ट्रेटजीज अपनानी है कि आपके सारे क्वेश्चंस का, आपके नहीं, रीडर के सारे क्वेश्चंस का आंसर उनको आपके एक ही लेटर पे मिल जाए, उनको कहीं और से पता ना करवाना पड़े कि आप की क्वालिफ़िकेशन क्या है या आप पहले काम कहाँ करते थे। आइडेंटिफाई द वेज इन विच योर रीडर विल यूज़ योर आंसर्स। और आपने अपने आंसर इतने क्लियरली लिखने हैं कि रीडर जब पढ़े तो आपके आंसर्स और उसके क्वेश्चंस मैच करें आपस में, ताकि उसकी माइंड में कोई ऐसी बात ना रह जाए जो उसको पता ना हो आपके बारे में। अच्छा जी, गाइडलाइन 2 है टेल हाउ यू वांट टू अल्टर द रीडर्स एटीट्यूड। आपको सेकंड गाइडलाइन दी जा रही है कि आपने अपने जो रीडर है उसका एटीट्यूड को कैसे अल्टर करना है। कंसिडर हाउ यू वांट योर कम्युनिकेशन टू अल्टर द रीडर्स एटीट्यूड। अल्टर का मतलब होता है उनका माइंड बदलना, एटीट्यूड बदलना, जो उनका बिहेवियर आपकी तरफ होता है। अगर तो आपका जो है लेटर ज़्यादा अच्छा होगा तो उनका ज़ाहिर बात है उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर आपके लेटर को देख के बदल जाएगा। वो बदल कैसे जाएगा, ऊपर भी मैंने बताती आई हूँ कि अगर आपका लेटर बहुत ज़्यादा अच्छा क्लियर लिखा हुआ है तो उनका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाएगा। वो सारा लेटर आपका अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे, और आपको अगर जॉब पे रखना हुआ तो सोचेंगे। और अगर वही लेटर बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है, सारी चीज़ें मिक्स की हुई हैं, तो उनका एटीट्यूड जो है, वो बिहेवियर जो है वो बदल जाएगा और वो लेटर एकदम आपका साइड पे कर देंगे। बीइंग बाय आइडेंटिफाइंग द एटीट्यूड्स यू वांट टू अल्टर। अगर आप उनका जो है एटीट्यूड, बिहेवियर बदलना चाहते हैं तो समटाइम्स यू विल वांट टू रेनफोर्स एन एग्जिस्टिंग एटीट्यूड। आपने क्या करना था, उनको मदद करनी होती है कि उनका जो एग्जिस्टिंग एटीट्यूड उस टाइम पे है वो चेंज हो जाए, और वो चेंज होके आपके हक में उनका बिहेवियर हो जाए। ये बार बार वही चीज़ें लिखी हुई हैं, एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। ये एग्जाम्पल उन्होंने फिर दे दिया, मैंने इसको कट नहीं की, एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। द वे थिंग्स आर नाउ, मतलब जैसी चीज़ आपके पास पहुंची होती है, यू एक्ट, यू राइट, आपने जो चीज़ लिखी होती है, और द वे यू वांट थिंग्स टू बी, और आप कैसे चीज़ों को चाहते हो, ये एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। ये 2-3 उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई हैं। गाइडलाइन 3 है आइडेंटिफाई एंड लर्न अबाउट योर रीडर्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने ये भी लर्न करना है और आइडेंटिफाई करना है कि जो रीडर है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। अच्छा जी, जो रीडर इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग 3 रोल्स, उनके 3 रोल्स होते हैं। डिसीजन मेकर्स, और एक होता है आपका रीडर जो आपका लेटर पढ़ रहा होता है वो डिसीजन मेकर्स होता है। एक एडवाइजर्स होता है और एक इम्प्लीमेंटर्स होते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से भी, और वो बाकायदा कह भी सकते हैं कि आप डिसीजन मेकर को डिफ़ाइन कर दो या एडवाइज़र को डिफ़ाइन कर दो, या वो वैसे कह सकते हैं कि रीडर्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, तो आपने तीनों के नाम लिखने हैं, और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो तीनों को डिफ़ाइन भी करेंगे। अच्छा जी, लर्न योर रीडर्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, वही 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। डिसीजन मेकर्स क्या होता है, द डिसीजन मेकर्स रोल इज़ टू से हाउ द ऑर्गेनाइजेशन और सम पार्ट विल एक्ट व्हेन कन्फ्रंटेड विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अब डिसीजन मेकर्स ने क्या करना था, डिसीजन पता चल रहा है कि उन्होंने फैसला देना होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन या जो आपकी कंपनी चल रही है उसमें उन्होंने कौन सा काम किस पर्टिकुलर सिचुएशन में करना है और किस सिचुएशन में नहीं करना है। कन्फ्रंटेड का मतलब होता है सामना करना है। उन्होंने किस टाइप पे, किस सिचुएशन पे और किस काम के लिए क्या सामना करना है, क्या डिसीजन लेना है। सिंपल बात है कि डिसीजन लेना है तो वो आपके उन रीडर्स ने डिसीजन देना होता है जो आपके लेटर या एप्लीकेशन को पढ़ रहे होते हैं। तो इसको सिंपल मैं कर देती हूँ, आपका लेटर पढ़ के उन्होंने पढ़ने के बाद ये डिसीजन लेना था कि आया इसको जॉब पर रखना है या नहीं। तो वो इंसान जिन्होंने डिसीजन देना होता है वो डिसीजन मेकर्स होते हैं और उन्होंने आपका लेटर रीड करना होता है। एडवाइज़र्स क्या होता है, एडवाइज़र्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस फॉर द डिसीजन मेकर्स, और एडवाइज़र्स जो होते हैं वो एडवाइस करते होते हैं। सिंपल, ज़्यादा
अपने आप को उलझनों में मत डालिएगा। इम्प्लीमेंटर्स जो हैं, इम्प्लीमेंटर्स कैरी आउट द डिसीजंस दैट हैव बीन मेड। और इम्प्लीमेंटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना होता है आपके डिसीजंस पर, जो डिसीजंस हो चुके होते हैं या डिसीजन मेकर्स ने ले लिए होते हैं। नेक्स्ट है फेमिलियरिटी विद योर टॉपिक। आपने अपने टॉपिक से हटना नहीं है। बार बार आपकी वही बात चल रही है कि आपने जो भी चीज़ लिखनी है वो अपने टॉपिक से रिलेटेड लिखनी है। कोई भी एरा गैरा नथु गैरा वो जो कहते हैं ना, वो बात नहीं डालनी बीच में। योर रीडर्स फेमिलियरिटी विद योर टॉपिक विल डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन यू विल नीड टू मेक योर कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडेबल टू योर ऑडियंस। आपकी जितनी कम्युनिकेशन, वो चाहे ऑरल कम्युनिकेशन हो या रिटन कम्युनिकेशन हो, आपने इतनी कोशिश करनी है कि वो कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडेबल हो आपकी ऑडियंस तक। अब अगर ऑरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आप ऑडियंस को अंडरस्टैंड करवानी है अपने बात, और अगर रिटन कम्युनिकेशन है तो अपने रीडर को अपनी बात समझानी है। ये चीज़ पता होगी आप लोगों को भी। Keep in mind that people unfamiliar to your topic will also want you to explain how the information relates to them. अब आपका सबसे जो बड़ा काम है वो ये है कि जो आपको नहीं जानते, अब मैं आपको ENG 201 बढ़ा रही, मुझे नहीं पता मेरे जो ये लेक्चर्स हैं कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, लेकिन मेरा जो मकसद है वो क्या था कि जो मुझे फेमिलियर हैं, जो मुझे जानते हैं, वो तो मेरी बात सुनेंगे, मेरा लेक्चर लेंगे, लेकिन जो अनफेमिलियर हैं, जो मुझे नहीं भी जानते हैं, वो भी अपना जो है जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे से रीड करें, उसको पढ़ें। और मेरा यही मकसद है कि जो मुझे नहीं जानते वो भी मुझे जाने और अपना टॉपिक से रिलेटेड काम करते जाएं। प्रेफर्ड कम्युनिकेशन स्टाइल, आपने जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो भी अच्छी से अच्छी रखनी है। मोस्ट पीपल हैव प्रेफरेंसेस कंसर्निंग द स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन दे रीड। आप जो बात बोल रहे हैं, अब इसको मैं सिंपल वर्ड में अगर कहूँ तो हम लोग जब मैसेज भी रीड कर रहे हैं तो वो मैसेज जैसे लिखा होता है, हमारा जो लहजा होता है वो भी वैसा हो जाता है। कभी नोट करना आप लोग, जैसे हमारी कम्युनिकेशन स्टाइल लिखा होता है उसी तरह हम लोगों का लहजा रीड करने में भी हो जाता है। टू अ सर्टेन एक्सटेंट द पीपल्स कम्युनिकेशन प्रेफरेंस आर शेप्ड बाय द कस्टमरी प्रैक्टिसेस इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट एम्प्लॉयज देम। ठीक है, तो वही बात है कि जब हमारी कम्युनिकेशन प्रेफरेंस ज़्यादा हो जाती है तो हमारी कस्टमरी प्रैक्टिसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं और हम लोग वही काम करते हैं जो हम लोगों को दिया जाता है। इंफॉर्मेशन स्टाइल में वेरी फ्रॉम अ सिंपल प्रोज राइटिंग। अब ये देख लें, ये इंपॉर्टेंट लाइन है MCQs के लिए भी कि इंफॉर्मेशन स्टाइल, जो आप चीज़ इंफॉर्मेशन दे रहे हो लोगों को, वो तो वेरी कर सकती है सिंपल प्रोज राइटिंग से टू इलस्ट्रेशन विद टेबल्स, ग्राफ्स एंड चार्ट्स एक्सेट्रा। अब वो कैसे वेरी करेंगे, वो कैसे डिफरेंट करेंगे। अब एक इंसान है, उसने अपनी जो है राइटिंग एक लेटर दी है, तो वो क्या पता टेबल्स के थ्रू अपनी लेटर को ज़्यादा अच्छा बनाए, कोई जो है वो ग्राफ्स के थ्रू बनाएगा या कोई जो है चार्ट्स के थ्रू। ये सिंपल एग्जांपल मैं आप लोगों को दूंगी। वो जो असाइनमेंट्स आती हैं उसमें कोई ना कोई जो चेंजिंग्स होती हैं वो यही होती हैं कि टेबल्स को चेंज कर दो, ग्राफ्स को चेंज कर दो, चार्ट्स को चेंज कर दो, कलर चेंज कर दो। इससे क्या होता है, आपकी जो राइटिंग प्रोज है वो चेंज हो जाती है, उनका स्टाइल जो है वो चेंज हो जाता है। स्पेशल फैक्टर्स क्या होता है, ईच रीडर इज़ यूनिक, ये आपका MCQs है। सो यू शुड, हाँ जी ठीक है, सो यू शुड बी ऑन द आउटलुक फॉर स्पेशल रीडर कैरेक्टरिस्टिक्स यू वुड नॉट नॉर्मली नीड टू कंसिडर। आपने अपना स्पेशल फैक्टर क्या रखना है कि आपको पता नहीं है आपका लेटर कौन सा इंसान पढ़ रहा है या उसके मेंटालिटी लेवल क्या है। आपने जो चीज़ लिखनी है वो इतनी ज़्यादा क्लियर हो कि जिसका मेंटालिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो वो भी आपकी बात समझ सके, और जिसकी मेंटालिटी इतनी नहीं है वो भी आपकी बात समझ सके। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट बी फेसिंग एन इंडिविजुअल हु डिटेस्ट्स सर्टन वर्ड्स, इंसिस्ट्स ऑन पैराफ्रेजिंग सर्टन स्टेटमेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी स्पेशल फैक्टर की। यू विल आल्सो नीड टू कंसिडर द सेटिंग्स इन विच योर रीडर विल बी रीडिंग। आपने वो सेटिंग्स भी कंसिडर करनी है। सेटिंग्स क्या है, आपने अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देना है कि माय नेम इज़ दिस, अगर आप लेटर एप्लीकेशन जो भी लिख रहे हो, और उसके बाद आपने अपना क्वालिफ़िकेशन देना है। फिर आपने अपनी जो है वो क्या कहते हैं
जितनी आपका एक्सपीरियंस है वो देना है। आपने अपनी एक रूटीन वाइज काम देना है। ये नहीं है कि आप अपना नाम जो है वो बॉटम पे लिखें, उनको यही ना पता हो कि हाँ जी ये लेटर जो है किस इंसान ने दिया भेजा है या कौन है जो ये लेटर लिखा है जिसने। ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है गाइडलाइन 4, लर्न द टाइप्स ऑफ योर पॉसिबल रीडर्स। आपके रीडर्स कितने हो सकते हैं, कौन कौन से पॉसिबल रीडर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पैथम रीडर्स है, फ्यूचर रीडर्स है और कम्प्लेक्स रीडर्स है। पैथम थोड़ा सा वर्ड डिफ़िकल्ट है, इसको एक दफ़ा बता दूंगी आप लोगों को। फ्यूचर जो है आपका फ्यूचर रीडर्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं। देख लेते हैं इनको क्या है। इन सम सिचुएशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीडर्स मे बी हिडन फ्रॉम यू। हमें ये नहीं पता होता, मैं बार बार कह रही हूँ, आप अगर लेटर लिख रहे हो, यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, हाँ एग्जांपल दी हुई है, उधर जाकर बताऊँगी आप लोगों को। कभी कभी हमारे जो रीडर्स होते हैं वो हमसे छुपे हुए होते हैं। अब वो छुपे हुए कैसे होते हैं, आगे एग्जांपल ये जो लाइंस हैं इसमें बताऊंगी। रिटन कम्युनिकेशंस एड्रेस टू वन पर्सन आर यूज्ड बाय अदर्स। हम लोग जो रिटन कम्युनिकेशन, जो लेटर एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, वो हम लोग एक एड्रेस पर्सन को भेजते हैं, लेकिन वो पढ़ना जो होता है वो किसी और ने पढ़ना होता है। और दीज रियल बट अननेम्ड रीडर्स आर कॉल्ड पैथम रीडर्स। वो रीडर्स जो रियल तो होते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता उनका नाम क्या है, वो वाले रीडर्स जो होते हैं वो पैथम रीडर्स होते हैं। उन्होंने एग्जांपल जो दी है वो देख लें। यू माइट हैव रिटन योर डॉक्यूमेंट फॉर द डिसीजन मेकर्स इन योर कंपनी। आपने अपना जो डॉक्यूमेंट है वो रिटन फॉर्म में दिए हैं डिसीजन मेकर्स को एक कंपनी में, बट दे पास योर मटेरियल ऑन टू एडवाइज़र। लेकिन उस डिसीजन मेकर ने क्या किया, आपका लेटर जो है वो एडवाइज़र को दे दिया। आपका जो मटेरियल जो लिखा हुआ आया था वो एडवाइज़र को दे दिया। अब वो जो एडवाइज़र है वो आपके लिए अननेम्ड है, आपको नहीं पता था कि आपका लेटर जो है एडवाइज़र ने भी पढ़ना है, तो वो एज अ एडवाइज़र जो है आपका पैथम रीडर कहलाएगा या रीडर्स कहलाएगा। नेक्स्ट है फ्यूचर रीडर। While identifying your readers, you should keep in mind the possibility that your communication may be used weeks, months or even years from now. आपने ये भी अपना लेटर लिखते हुए, एप्लीकेशन मेमोज जो भी लिख रहे हैं उसको लिखते हुए अपने माइंड में ये सेटअप बैठाना है कि आपकी जो चीज़ लिखी जा रही है वो शायद हफ्तों, महीनों या साल आपकी दिखाई जाए लोगों को। तो वो जो पास्ट में लोगों को दिखाई जाएगी वो आपके फ्यूचर रीडर्स कहलाएंगे। अब इसके एग्जांपल मैं दूंगी। वो जो होते हैं टीचर्स पेपर बनाते हैं, तो पेपर्स की एक एक्स्ट्रा कॉपी जो है वो सेव रखी जाती है। अब वो सेव क्यों रखी जाती है, क्योंकि अगर एक टीचर चली जाती है, उसकी रिप्लेस में जो नई टीचर आएगी उसको एक उन्होंने वो क्या कहते थे, पेपर किसके थ्रू वो दिखाना होता है, हाँ जी, सैम्पल के तौर पे जो दिखाना होता है न्यू टीचर को, तो वो आपका फ्यूचर रीडर होगा। न्यू टीचर एज अ फ्यूचर रीडर है, क्योंकि आपके जो पेपर बना हुआ है वो बाद में दूसरी टीचर पढ़ रही है। शायद फ्यूचर रीडर का भी समझ आ गया होगा आपको। कॉम्प्लेक्स रीडर है। कॉम्प्लेक्स नाम से ही पता चल रहा है बहुत ज़्यादा जो होता है कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार जो लोग कहते थे। अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स रीडर्स आर द रीडर्स कंसिस्टिंग ऑफ diverse groups with widely varying backgrounds and responsibilities। आपके वो रीडर्स जो बहुत ज़्यादा डाइवर्स